नमस्कार, राष्ट्रबोध से मैं पवन केसवानी। आज देश भर की मीडिया जहां एक और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर तरह तरह से खबरें प्रस्तुत कर रही है, हर एंगल से उनके कार्यक्रम के बारे में, उनकी सिद्धियों के बारे में, उनके चमत्कार के बारे में और उनके अंधविश्वास से जुड़ी खबरों को अलग अलग नजरिए से प्रस्तुत कर रहा है। लेकिन यहाँ से कहीं आगे जब पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने यह ऐलान किया कि भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, इसके लिए मैं संकल्पित हूँ और दिन चुना उन्होंने 23 जनवरी का, जब सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस होता है, उनके दिए हुए ये नारे कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, उन्होंने अपनी बातों को कुछ इस तरह से रखा। सुभाष चंद्र बोस जी के जन्मोत्सव पर उनका एक नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें, लेकिन हमने आज एक नया नारा बनाया है भारत के इतिहास में, तुम मेरा साथ दो हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। यह कोई सामान्य बयान नहीं था। जिस तरह से उन्होंने धर्मनिरपेक्ष भारत की अवधारणा को धता बताते हुए स्पष्ट रूप से अपनी बात कही, जिस तरह से उन्होंने ऐलान किया, इससे पहले धर्मांतरण को लेकर जिस तरह से खुली चुनौती दी, एक नहीं कई बार, यहाँ तक मध्य प्रदेश के दमोह में उन्होंने वनवासी अंचल के करीब 1000 मतांतरित ईसाई लोगों को घर वापसी करवाई। उसके बाद वे इस मुद्दे पर पहले ही चर्चा में आ चुके थे। जाहिर तौर पे जब वो सनातन की बात करेंगे, हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे, यहाँ खुद को सेकुलर कहलाने वाले राजनीतिक दल भला उन्हें कैसे पचा पाएंगे। यहाँ आप गौर कीजिएगा, जिन दिनों महाराष्ट्र में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी, तब उनकी यात्रा महाराष्ट्र के बुलढाणा से जब आगे बढ़ी, वहाँ जो लोग उनकी यात्रा में शामिल हुए थे उनमें श्याम मानव भी शामिल थे। वही श्याम मानव जहाँ से विवाद शुरू हुआ, जिनके कारण पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को इतनी ज्यादा सुर्खियां मिली, जहाँ से सनातन आस्था रखने वाले लोग एकजुट हुए और इस मन से घर वापसी भी हुई। उसके बाद जो भाषा आमतौर पर हिंदू संगठनों की होती थी, अब आम जनता ने भी खुलकर इस बात को कहना शुरू किया, क्योंकि पिछले 4-5 दिनों में देश भर में मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जो बातें सामने आ रही है, जिस व्यक्ति के बारे में चर्चा हो रही है, वो कोई और नहीं बल्कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं। महाराष्ट्र की अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति के संस्थापक श्याम मानव का नाम पहले भी हिंदूवादियों के विरुद्ध काम करने के लिए कुख्यात रहा है। देश भर में हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए लोगों को जागरूक करने वाली महाराष्ट्र की सनातन संस्था के विरुद्ध दाभोलकर हत्याकांड में जब नाम घसीटा जा रहा था, तब श्याम मानव ही थे जो बार बार सनातन संस्था के विरुद्ध आरोप लगा रहे थे। उनका आरोप था कि सम्मोहन के माध्यम से सनातन संस्था लोगों को दिग्भ्रमित करती है। ऐसे तमाम आरोप लगाने वाले श्याम मानव की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने से जाहिर तौर पर राजनीति की एंट्री तो होनी थी। महाराष्ट्र भाजपा के प्रवक्ता राम कदम ने सबसे पहले इस बात को उठाया। उसके बाद जब रायपुर में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का कथा वाचन और दरबार लगा था, तब यहाँ कांग्रेस सरकार के जिम्मेदार मंत्री कवासी लखमा ने साफ तौर पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को चुनौती दी कि उनके धर्मांतरण के आरोप में कोई सच्चाई नहीं है। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा था कि धर्मांतरण कहीं नहीं हो रहा है, अगर धर्मांतरण हो रहा है, यदि वो साबित कर दे तो लखमा अपनी नेतागिरी छोड़ देंगे। हालांकि मंत्री लखमा के उस बयान के बाद कांग्रेस की ओर से कभी कोई बयान नहीं आया, लेकिन 22 जनवरी को सीएम भूपेश बघेल का एक बयान सुर्खियों में बना रहा, जब उन्होंने साफ तौर पे कहा कि चमत्कार दिखाने का काम जादूगर लोगों का है, सिद्धियों का इस तरह से प्रदर्शन नहीं होता। हालांकि सीएम भूपेश बघेल के पहले मध्य प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने भी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के ऊपर कड़े आक्षेप लगाते हुए उन्हें गलत साबित करने की कोशिश की थी। तो सिद्धियां हैं, इससे आप जो साधना क्षेत्र में सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इसको चमत्कार दिखाना नहीं चाहिए। ये जादूगरों का काम है, इससे समाज में जड़ता आती है, ये उचित नहीं है। जितने ऋषि मुनि हुए हैं उस सब ने इसको रोका है कि इस प्रकार से चमत्कार नहीं दिखाना चाहिए, सिद्धियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो वही मैं कहना चाहूंगा, सिद्धियां हैं, इसमें कोई शक नहीं है।
इन बयान से जाहिर तौर से यहाँ राजनीति की एंट्री हो गई। भारतीय जनता पार्टी एक और जहाँ पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ खड़े नजर आ रही है, तो कांग्रेस के बड़े नेताओं के ऐसे बयान से जाहिर होता है कि कहां वैचारिक द्वंद्व चल रहा है। हालांकि रायपुर के जिस गुड़ियारी इलाके में यह कार्यक्रम हो रहा था, जहां पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का दरबार लगा था, पूरे कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस के विधायक विकास उपाध्याय नजर आए। शुरू से आखिरी तक वे कार्यक्रम में जमे रहे और साबित करने की कोशिश करते रहे कि वे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ हैं। उन्होंने उनके लिए बार बार नारे भी लगाए। यहाँ गौर करने वाली बात है कि 2023 में जब छत्तीसगढ़ में विधानसभा के चुनाव है, तो ऐसे समय में धर्म संबंधित संवेदनशील मसलों पर जाहिर तौर पर कोई भी समझदार नेता संभल कर ही बयान देगा। वैसे भी हमारे देश के नेताओं को वोटों के ध्रुवीकरण की अच्छी खासी मास्टरी, हालांकि इसके लिए अलग से कहीं कोई कोर्स नहीं होता, लेकिन जिस तरह से देश में राजनीति चलती है जात और धर्म के आधार पर, उससे यह बात समझनी होगी कि कौन सी विचारधारा किसके साथ खड़ी है और आने वाले समय में कहां खड़े रहने से किसको फायदा होने वाला है। रायपुर की पश्चिम की यह सीट जहां ये कार्यक्रम गुड़ियारी में हो रहा है, गुड़ियारी के इस इलाके में कुछ समय पहले पंडित प्रदीप मिश्रा का भी शिव पुराण का एक बड़ा कार्यक्रम हुआ था। उस कार्यक्रम के आयोजक वही बसंत अग्रवाल थे जो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री वाले कार्यक्रम के आयोजक थे। जब हमने कथा स्थल का दौरा किया तो उसके पहले करीब 2-3 किलोमीटर तक लाइन से हमने देखा कि अनेक जगह बसंत अग्रवाल के पोस्टर लगे रहे। बसंत अग्रवाल जो भारतीय जनता पार्टी से पहले जुड़े रहे, लेकिन राजेश मूणत को वे पसंद नहीं आते थे। हालांकि राजेश मूणत इस इलाके से कांग्रेस के विकास उपाध्याय से पराजित हो चुके हैं और जिस तरह से इतने बड़े कथा आयोजन जहां लाखों की पब्लिक जुटी थी, वहां राजेश मूणत का नदारद होना भी बहुत कुछ कहता है। हालांकि राजेश मूणत भी फिलहाल वॉल रेटिंग में लगे हुए हैं, खुद को साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के इस कार्यक्रम से किसे कितना राजनीतिक फायदा होगा, किसे कितना नुकसान होगा, यह भी छत्तीसगढ़ में तौला जा रहा है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की ओर से रुक रुक के बयान आ रहे हैं, लेकिन खुलकर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के ऊपर हुए हमले को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अभी कोई अपनी स्पष्ट रणनीति नहीं बनाई है। मौजूदा समय में जिस तरह से पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर खासकर युवाओं की जो एक बड़ी फॉलोइंग तैयार हुई है, उसे आपको समझना हो तो सनातन धर्म के सबसे बड़े संत शंकराचार्य होते हैं और शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने जिस तरह से पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के चमत्कारों को लेकर आक्षेप किया था और उन्होंने चुनौती दी थी एक तरीके से, यदि उनमें चमत्कार है तो ज्योति मठ की दरारों को बंद करके बताया। जैसा ही उन्होंने ये बयान दिया, उसके बाद सोशल मीडिया में शंकराचार्य के खिलाफ युवाओं की एक फौज तैयार हो गई और तीखे बयान आने लगे। उन्हें कांग्रेस के करीबी साबित करने की कोशिश करने लगे। लोग ये बताने लगे कि उनके गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद भी इंदिरा गांधी के करीबी थे। तमाम तरह की ऐसी बातें इंटरनेट पे खंगाले जाने लगी। गूगल और इंटरनेट का दौर है, कुछ भी कहीं किसी से नहीं छुपता। लोग अच्छी खासी प्रोफाइल निकाल लेते हैं जहां व्यक्ति को खुद के बारे में कम जानकारी होती है, लेकिन यदि किसी को निपटाना हो या महिमा मंडन करना हो तो गूगल और इंटरनेट के दौर में कुछ भी नहीं छिपता। यही कारण है कि 23 जनवरी तक दावा किया गया कि फेसबुक में 35 करोड़ से ज्यादा पोस्ट पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर की गई है। आने वाले दिनों में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री क्या करने वाले हैं, इस पर भी लोगों की निगाहें बनी रहेगी, खासकर ऐसे समय में जब उन्होंने साफ तौर से खुले मंच से यह ऐलान कर दिया कि भारत के हिंदू राष्ट्र बनाने में उन्हें सबका साथ चाहिए। उन्होंने नारा दिया कि तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा। उनके इस नारे का आने वाले समय में राजनीति में खासकर कितना फर्क होगा। जिस वक्त 2023 में 9 राज्यों के चुनाव होने, यदि जम्मू कश्मीर का भी चुनाव सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हो जाता है तो 10 राज्यों के चुनाव होंगे। 2024 में लोकसभा के चुनाव हैं। आने वाले 14-15 महीने लगातार चुनाव के महीने हैं। ऐसे समय में जिस तरह से सनातन की बयार बह रही है, लोग खुलकर अब हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। यहां जाहिर तौर पर इसका असर समाज और अध्यात्म के साथ राजनीति में पड़ेगा। राजनीति की सुचिता के लिए हम लगातार सक्रिय रहते हैं। राजबोध आपका अपना जनमंच है। हम चाहेंगे कि इस विषय पे आप कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय जरूर दें, ताकि हम कुछ और आगे भी बेहतर प्रस्तुति देते रहें। आपका और हमारा साथ यूं ही बना रहे। इसलिए यदि आपने राजबोध को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरा आपसे पुनः निवेदन है तो कृपया सब्सक्राइब कर ले, ताकि हम ज्यादा मजबूती के साथ आगे जन सरोकारों से जुड़े हुए विषयों को उठाते रहें। नमस्कार।